हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 एंड 27 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 26 जो है वो बात करता है रीजन टू बिलीव के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। ठीक है, अगर किसी पर्सन के पास में सफिशिएंट कॉज है या सफिशिएंट कोई कारण है किसी चीज को बिलीव करने का, तो माना जाएगा कि उसके पास में रीजन टू बिलीव है। जैसे कि अब सवाल उठता है कि क्या ये एक हॉर्स है, क्या वो ए का है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आई हैव रीजन टू बिलीव कि ये हॉर्स ए का है। क्यों? क्योंकि जब वो हॉर्स लेने गया था तब मैं उसके साथ में था और मैंने देखा है उसे पैसे देते हुए और हॉर्स की डिलीवरी लेते हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव रीजन टू बिलीव कि ये हॉर्स ए का है। इसके बाद सपोज अगर एक ये जो ए है वो कोई हॉर्स को राइड कर रहा है, ठीक है, और कहा जाए या मैं ये कहता हूँ कि आई हैव रीजन टू बिलीव कि ये हॉर्स ए का है, जबकि मुझे ये पता नहीं है। ठीक है, मुझे ये बस मैं इसी वजह से ये कह रहा हूँ कि वो ए उसको चला रहा है, तो मुझे ये लगा कि वो ए का है। तो ये सस्पेक्ट जो है ना, ये इसमें नहीं चलेगा। तो ये जो रीजन टू बिलीव है ये सस्पेक्ट और डाउट से काफी अलग है। ठीक है, सस्पेक्ट और डाउट करना अलग चीज हो जाती है, रीजन टू बिलीव करना अलग चीज हो जाती है। वो उसके ऊपर की डिग्री हो जाती है, ऊपर का लेवल हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आपके पास में सफिशिएंट कारण है, ठोस कारण है, तब आप ये कह रहे हैं कि यू हैव रीजन टू बिलीव। ठीक है, वरना सस्पेक्ट करना रीजन टू बिलीव की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके अलावा रीजन टू बिलीव कैसे मान सकते हैं? रीजन टू बिलीव ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर उसी सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन है, वो अगर उसे रीजन टू बिलीव होता या वो कहता कि आई हैव रीजन टू बिलीव, तो ये मान सकते हैं कि रीजन टू बिलीव है। इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन 27 की तरफ, जो ये कहता है कि प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ठीक है, तो ये कहता है व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ पर्सन्स वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन्स पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि पर्सन की वाइफ के या उसके क्लर्क के या उसके सर्वेंट के पोजेशन में है ऑन द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसके पर्सन के पोजेशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो उसके पर्सन के अकाउंट पे उसके वाइफ, सर्वेंट या क्लर्क के पोजेशन में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक केस था चेलाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। इसमें यह कहा गया है कि जो पोजेशन है वो हस्बैंड के अकाउंट पे होना चाहिए। मतलब कि हस्बैंड ने उन्हें पोजेशन दिया है या उनके बिहाफ पे वो पोजेशन को यूज कर रहे हैं, वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट, तो वो माना जाएगा कि हस्बैंड के पोजेशन में। अगर वो उनके ही पोजेशन में है, अगर वो हस्बैंड के अकाउंट पे नहीं है, वो उनके पर्सनल पोजेशन में, तो माना नहीं जाएगा कि वो हस्बैंड की पोजेशन में। जैसे सपोज वाइफ के पास में अनलाइसेंस गन या फिर कोई पिस्टल मिल जाती है, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो हस्बैंड के पोजेशन में, अनटिल अनलेस वो हस्बैंड के अकाउंट पे उसके पोजेशन में ना पड़ा हो। सपोज एक हस्बैंड है, वो बाहर जाता है और वो अपनी घर की चाबी अपनी वाइफ को देके जाता है या अपने सर्वेंट को देके जाता है। ठीक है, तो माना क्या जाएगा कि वो प्रॉपर्टी अभी भी हस्बैंड के पोजीशन में। क्यों? क्योंकि वो उसने अपने सर्वेंट या अपनी वाइफ को दिए, उसके अकाउंट पे, हस्बैंड के अकाउंट पे दिए, उसके बिहाफ पे दिए। लेकिन अगर यही इसी जगह पे, जैसे कि अगर वो गन वगैरह मिल जाती है उसके पोजीशन में, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हस्बैंड की ही पोजीशन में हो या हस्बैंड की वो चीज हो। तो ये दो सेक्शन में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।